तो यहाँ पे अगर हम देखें शेयरिंग कितने की होगी, हर सल्फर को 2 और इलेक्ट्रॉन चाहिए हैं, इसमें 2 बार ब्रांचिंग आ जाएगी, ब्रांचिंग इसमें भी है बट 2 बार है। यहाँ पे ऑक्सीजन ऐड हो रही है, जहाँ पे भी ऑक्सीजन ऐड होती है या फिर हाइड्रोजन रिमूव होती है। हेलो एवरीवन, इट्स मी अंजलि वर्मा, योर केमिस्ट्री एजुकेटर। और आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स वाले चैप्टर के एनसीईआरटी इंडेक्स क्वेश्चंस। तो लेट्स बिगिन। सबसे पहले देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट वुड बी द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड व्हिच हैज द फॉर्मूला CO2। कार्बन डाइऑक्साइड हमें पता है फॉर्मूला CO2 होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड बोला होता तो क्या होता, CO। ठीक है, मोनो बिकॉज एक ऑक्सीजन है, डाइऑक्साइड यानी कि हमारे पास 2 ऑक्सीजन है। ठीक है, तो CO2 का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। तो सबसे पहले हमें पता है अगर एक कार्बन है और 2 हमारे पास ऑक्सीजन एटम्स है तो सेंटर पे आएगा कार्बन और इसके अगल बगल क्या आएंगे, ऑक्सीजन के एटम्स आएंगे। ठीक है, अब देखो कार्बन का तो हमको पता है 2,4 होता है कॉन्फ़िगरेशन और ऑक्सीजन का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है 2,6, विच मीन्स इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए हैं अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए और इसको चाहिए हैं 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो बहुत सिंपल है, अगर ऑक्सीजन को 2 और इलेक्ट्रॉन्स चाहिए हैं तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स की क्या हो जाएगी, शेयरिंग। ठीक है, ये क्रॉस वाले इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन के हैं, डॉट वाले किसके हैं, कार्बन के हैं। ठीक है, तो ऑक्सीजन के पास कितने हैं, टोटल 6 हैं। तो 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, देखो ऑक्सीजन का ऑक्टेट देखो पूरा हो चुका है, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। सिमिलरली इस वाले ऑक्सीजन के साथ भी कार्बन 2 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेगा। तो यहाँ पे 2 डॉट मैंने छोटे छोटे बना दिए हैं और 2 हम क्रॉस बनाएंगे। डॉट जो है वो इलेक्ट्रॉन्स किसके हैं, कार्बन के, और क्रॉस वाले किसके हैं, ऑक्सीजन के हैं। ठीक है, देन यहाँ पे 2 हो गए, 4 और उसके पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बिकॉज ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, और कार्बन के पास तो 4 थे, तो 1 2 3 4 चारों की इसने क्या कर ली है, शेयरिंग कर ली है। तो ये हमारे पास हो जाएगा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। इसको मैं इरेज कर देती हूँ बिकॉज ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ही बताना था। ठीक है, तो यहाँ पे आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि शेयरिंग किस तरीके से हो रही है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाट वुड बी द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर अगेन ऑफ अ मॉलिक्यूल ऑफ सल्फर विच इज मेड अप ऑफ 8 एटम्स ऑफ सल्फर। हिंट भी आपको गिवन है बट ये हिंट आपको एग्जाम में नहीं मिलने वाली है। ठीक है, तो देख लेते हैं अभी। तो द 8 एटम्स ऑफ सल्फर आर जॉइंड टुगेदर इन द फॉर्म ऑफ अ रिंग। ये एक रिंग बनाते हैं कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो सल्फर जो हमारे पास मॉलिक्यूल होता है वो S8 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। यहाँ पे गिवन भी है 8 एटम्स होते हैं एक मॉलिक्यूल ऑफ सल्फर में, तो एक रिंग बनाते हैं। तो यहाँ पे रिंग बना लेते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 कुछ इस तरीके से यहाँ पे बनेगा ये। ठीक है, यहाँ पे पूरा आप अच्छे से बनाना। तो इस तरीके की ना यहाँ पे रिंग बनती है। अब सल्फर का जो हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है 2,8,6। ठीक है, विच मीन्स आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पे 6 होते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें शेयरिंग कितने की होगी, हर सल्फर को 2 और इलेक्ट्रॉन चाहिए हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से ले लिया, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से ले लिया, तो हो जाएगा कंप्लीट ऑक्टेट। तो ये सब के सभी सल्फर हैं। तो पहले तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ सल्फर। ठीक है, SS हमने सब में लिख दिया है। अब ये वाला इलेक्ट्रॉन किसका है, इस वाले सल्फर का, और ये वाला इलेक्ट्रॉन किसका है, इस वाले सल्फर का है। ठीक है, और बाकी इस वाले सल्फर के पास कितने हैं, हमारे पास 6 हैं, इतना हमको पता है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 एंड 6। तो इसका दिख रहा है आपको ऑक्टेट पूरा हो चुका है। यहाँ पे मैं डॉट और क्रॉस से नहीं डिनोट कर रही हूँ क्योंकि सभी क्या है, यहाँ पे सल्फर ही है। ठीक है, अब देखो ये वाला सल्फर इसके और इसके दोनों के साथ क्या करेगा, एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग।
तो एक इलेक्ट्रॉन इसने अपना यहाँ दे दिया था, एक इलेक्ट्रॉन ये यहाँ देगा, ये वाला सल्फर अब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ देगा और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ देगा, ठीक है। दो ये शेयर कर चुका है तो कितने बचे, 4 बचे इसके पास। इसी तरीके से बाकी सल्फर एटम्स में भी यही चीज होगी। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पे बना दो, 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे और 4 इधर पे, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे, 4 इधर पे, 2 इलेक्ट्रॉन्स अगेन 1 2 3 4 इस तरीके से 1 2 1 2 1 2 और यहाँ पे इस तरीके से सारे ही सल्फर एटम्स के जो ऑक्टेट हैं वो यहाँ पे पूरे हो चुके हैं, ठीक है। देख लेते हैं इस वाले सल्फर के पास 1 2 3 4 5 6 7 8, इस वाले पे देखूं तो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो जितने भी हमारे पास सल्फर एटम्स हैं सबके आउटर मोस्ट शेल में अब 8 इलेक्ट्रॉन्स हो चुके हैं। एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करी है विद ईच सल्फर एटम। जैसे इस सल्फर की बात करें तो इसके आजू बाजू जो सल्फर एटम्स है उसके साथ वो शेयर कर रहा है एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है हाउ मेनी स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कैन यू ड्रॉ फॉर पेंटेन। देखो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ही सिंपल है। अगर हम पेंटेन के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की बात करें तो क्या होता है हमारे पास C5H12, ठीक है। जो जनरल फॉर्मूला होता है एल्केन्स के लिए वो होता है CnH2n+2। तो यहाँ पे 5 किया तो 5 का डबल प्लस 2 हो गया तो यहाँ पे हो जाएगा 12। तो C5H12 हमारे पास है, ठीक है। अब यहाँ पे हमें स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बनाने हैं। आइसोमर्स क्या होते हैं, जिनका ये जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है ये तो सेम रहेगा बट जो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है या हम कहें स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास ना टोटल 3 यहाँ पे पॉसिबल होते हैं आइसोमर्स। सबसे पहला जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, N। तो N पेंटेन उसको हम कहते हैं जिसमें एक स्ट्रेट चेन हम बनाते हैं, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर अगर मैं बनाऊं तो ऐसे बना सकती हूँ ना, 1 2 3 4 एंड 5। तो 5 यहाँ पे क्या हो गए कार्बन एटम्स। फिर हम चेक करते हैं कि इधर पे एक ही बॉन्ड है इस कार्बन पे, तो कितने और बॉन्ड्स पॉसिबल हैं, 3। तो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन हम अटैच कर देंगे, ठीक है। सिमिलरली इस कार्बन के 2 बॉन्ड्स कंप्लीटेड हैं विच मीन्स 2 और बॉन्ड्स यहाँ पे पॉसिबल हैं। तो यहाँ पे ना हम 2 हाइड्रोजन अटैच कर देंगे, सिमिलरली यहाँ पे भी, ठीक है। और वही चीज यहाँ पे भी होगी। इस कार्बन के पास एक ही बॉन्ड है विच मीन्स यहाँ पे 3 और बॉन्ड्स पॉसिबल हैं। तो यहाँ पे देख लो आप C5H12 हो चुका है कंप्लीट। ये है हमारे पास स्ट्रेट चेन आइसोमर, ठीक है। तो यहाँ पे तो एक स्ट्रेट चेन बनी है। अब बाकी 2 में क्या हो जाएगी, ब्रांचिंग हो जाएगी, ठीक है। तो देखो इसको तो हमने N पेंटेन कहा था, अब जो नेक्स्ट बनेगा उसको हम क्या कहेंगे, आइसोपेंटेन। आइसोपेंटेन में एक ब्रांचिंग आ जाएगी, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, देखो 1 2 3 4 4 कार्बन तो मैंने ऐसे ही बनाए और एक मैंने ब्रांचिंग में ले लिया एक कार्बन, तो इसको हम कह देंगे आइसोपेंटेन, जिसमें क्या हो जाएगी, जिसमें ब्रांचिंग हो जाएगी। अब ये स्ट्रेट चेन के फॉर्म में नहीं रहेगा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन अटैच कर देंगे। यहाँ पे देखेंगे तो 3 हाइड्रोजन आ सकते हैं, इसके पास भी कितने आ सकते हैं, 3 आ सकते हैं, ठीक है। इस कार्बन के पास देखो 3 बॉन्ड ऑलरेडी कंप्लीटेड हैं, तो सिर्फ एक हाइड्रोजन एटम यहाँ पे और आ सकता है। यहाँ पे अगेन हम देखें तो 2 आ सकते हैं और यहाँ पे हमारे पास 3 आ सकते हैं, ठीक है। तो हमने आइसोपेंटेन भी बना लिया। अब तीसरा जो है उसको क्या कहते हैं, हम नियोपेंटेन कहते हैं। एन आइसो एंड नियो, 3 तरीके के हमारे पास आइसोमर्स पॉसिबल होते हैं, ठीक है। इसमें 2 बार ब्रांचिंग आ जाएगी, ब्रांचिंग इसमें भी है बट 2 बार है, ठीक है। जैसे हमारे पास 3 कार्बन एटम्स मैंने ऐसे ले लिए और एक इसके ब्रांचिंग में ऊपर से, एक इसके ब्रांचिंग में नीचे से, तो इसको हम नियोपेंटेन कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर हम देखें 3 हाइड्रोजन आ सकते हैं, इसके पास भी 3 हाइड्रोजन आ सकते हैं, इसके पास भी, इसके पास भी, और यहाँ पे तो 4 बॉन्ड कंप्लीटेड है तो यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा। इसका अगर आप फॉर्मूला देखो तो कितना होगा, कार्बन 5 है, हाइड्रोजन कितने हैं, 3 × 4 यानी कि 12। तो फॉर्मूला हमारे पास यही है, जबकि हमने देखा जो स्ट्रक्चर बन रहा है वो अलग अलग बन रहा है। यहाँ पे अलग स्ट्रक्चर बन रहा है, यहाँ पे अलग स्ट्रक्चर बन रहा है। तो 3 तरीके के स्ट्रक्चरल आइसोमर्स पॉसिबल हैं और तीनों हमने बना लिए हैं। तो आई होप आपको ये तो समझ में आ गए होंगे। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। व्हाट आर द 2 प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन which lead to the
ह्यूज नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स वी सी अराउंड अस। हमारे आसपास जितने भी कंपाउंड्स प्रेजेंट हैं, मैक्सिमम हमारे पास कार्बन के कंपाउंड्स होते हैं। तो क्या वो प्रॉपर्टीज हैं जिसकी वजह से कार्बन के इतने सारे कंपाउंड्स पॉसिबल हैं? तो दो प्रॉपर्टीज होती हैं। सबसे पहली क्या होती है? केटाइनेशन की प्रॉपर्टी। ठीक है, अब ये केटाइनेशन होता क्या है? दिस सिंपली मीन्स सेल्फ लिंकेज, यानी कि जो कार्बन है ना, उसमें एक ऐसी प्रॉपर्टी है कि वो खुद के साथ ना बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है और खुद के साथ ही लिंक कर सकता है, बहुत लंबी लंबी चेन्स बना सकता है। तो उस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं केटाइनेशन, विच इज द सेल्फ लिंकेज प्रॉपर्टी। तो कार्बन के आपने देखे हैं बहुत लंबी लंबी हम चेन्स बना सकते हैं। हम सिर्फ 10 कार्बन की नहीं, 20 कार्बन की नहीं, 30 कार्बन, 40 कार्बन एंड सो ऑन, इतनी लंबी लंबी हम चेन्स बना सकते हैं। तो यही है हमारे पास केटाइनेशन की प्रॉपर्टी। ठीक है, तो आई होप आपको ये वाला पॉइंट तो समझ में आ गया होगा। दूसरा हमारे पास पॉइंट होता है टेट्रावेलेंसी का। देखो, टेट्रावेलेंसी का बहुत ही सिंपल सा मतलब है, टेट्रा का मतलब होता है 4 और वेलेंसी होती है किसी भी एटम की कंबाइनिंग कैपेसिटी। तो हमें पता है कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 2,4 होता है। तो इसके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, विच मीन्स 4 के साथ ये क्या कर सकता है, शेयरिंग कर सकता है 4 और एटम्स के साथ, जिसकी वजह से ये हाइड्रोजन के साथ भी बॉन्ड करता है, नाइट्रोजन के साथ भी, ऑक्सीजन के साथ भी। तो बहुत अलग अलग एटम्स के साथ ये बॉन्ड करके डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड्स बना सकता है। तो ये है इसकी खासियत। एक होती है टेट्रावेलेंसी, दूसरी होती है केटाइनेशन। देखो, एक ग्रुप में हमको पता है बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं, तो कार्बन के साथ भी होंगे ऑब्वियसली। तो एक ट्रिक होती है चले, शिव, जी, संग, पार्वती। ठीक है, तो यहाँ पे ये और भी तो एलिमेंट्स है ना, जिसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन्स तो प्रेजेंट हैं बाकी एलिमेंट्स के आउटर मोस्ट शेल में भी, बट स्टिल ये कार्बन जितने कंपाउंड्स क्यों नहीं बनाते हैं? तो इसका रीजन किसमें छुपा है? इस केटाइनेशन की प्रॉपर्टी में छुपा है। जो केटाइनेशन की सेल्फ लिंकेज की प्रॉपर्टी है ना, वो और कंपाउंड्स नहीं दिखाते हैं जितना कि हमारे पास कार्बन एटम दिखाता है। तो आई होप इट इज क्लियर। तो मे बी काउंटर में पूछ लिया जाए कि बाकी भी तो हमारे पास ऐसे एटम्स हैं जो टेट्रावेलेंसी शो करते हैं, तो ये क्यों नहीं बनाते हैं इतने सारे कंपाउंड्स? तो उनमें आपको क्या आंसर करना है, केटाइनेशन वाली प्रॉपर्टी का, कि केटाइनेशन जिस एक्सटेंट तक कार्बन में प्रेजेंट है वो बाकी किसी एलिमेंट में नहीं प्रेजेंट होता है। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द फॉर्मूला एंड इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोपेंटेन। देखो, हमें पता है जो भी हमारे पास साइक्लो एल्केन्स होते हैं उनका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n। तो ये हमारे पास क्या है, दिस इज द जनरल फॉर्मूला। पेंटेन, पेंट वर्ड 5 के लिए आता है, विच मीन्स n विल बी इक्वल टू 5 हेयर। तो क्या हो जाएगा, C5H10। तो फॉर्मूला तो हमको आ गया, बट यहाँ पे क्या पूछा गया है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर भी बनाना है। तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर तो बहुत बड़ा सा इसका कुछ बनेगा। तो यहाँ पे बिकॉज साइक्लो है, ये एक साइकिल बन रही है ना, तो हमारे पास पहले यहाँ पे बना के देख लेते हैं एग्जैक्टली बनता कैसे है। ठीक है, एक पेंटागन के फॉर्म में ही ये बनेगा ऑब्वियसली। तो पेंटागन ना हमारा कुछ इस तरीके से बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे तो बिकॉज हमें साइक्लिक फॉर्म में इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है, तो हम देख लेते हैं किस तरीके से हम इसको प्रिपेयर करने वाले हैं। तो यहाँ पे एक कार्बन आ गया, ये दूसरा 1 2 3 4 एंड यहाँ पे ये आ जाएगा हमारे पास 5। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कार्बन। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स कैसे शेयर होंगे वो देख लेते हैं। तो हर एक कार्बन के पास ऑब्वियसली हाइड्रोजन भी होते हैं। ठीक है, अगर आप यहीं पे इसका स्ट्रक्चर देखो ना कि ये किस तरीके से बनेगा, तो अगर यहाँ पे हमारे पास कार्बन एटम्स होंगे तो 2 बॉन्ड्स ऑलरेडी कंप्लीटेड है, तो हर कार्बन के पास 2 ही क्या होंगे, हाइड्रोजन होंगे। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे स्ट्रक्चर बनेगा। तो हमें हर कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन भी दिखाने हैं। तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन ऐसे मैंने बना दिया, एक हाइड्रोजन ऐसे बना दिया। ठीक है, हर कार्बन के पास आपको ये दिखाना है। तो इस तरीके से इसको हम प्रिपेयर कर लेते हैं। इसको मैं इरेज कर देती हूँ यहाँ से। ठीक है, चलो, यहाँ पे हाइड्रोजन आ गया, यहाँ पे हाइड्रोजन आ गया, यहाँ पे हाइड्रोजन आ गया एंड यहाँ पे हाइड्रोजन। इसके पास भी हमको 2 हाइड्रोजन दिखाने हैं। ठीक है, तो हर हाइड्रोजन के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी और एक इलेक्ट्रॉन उस हाइड्रोजन का भी होगा। तो हाइड्रोजन के पास कंप्लीट। ठीक है, तो सबसे पहले तो हाइड्रोजन के पास ही हम बना लेते हैं कुछ इस तरीके से। तो ये हमारे पास यहाँ पे बन गया। ठीक है, अब कार्बन और कार्बन के बीच में भी क्या है, सिंगल बॉन्ड है, विच मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन्स की ही शेयरिंग हो रही होगी। ठीक है,
तो एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का है, एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का है। सिमिलरली इस वाले कार्बन के साथ ये वाला कार्बन वही करेगा, तो यहाँ पे इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स बना दिए। फिर ये कार्बन इसके साथ भी वही करेगा, ये कार्बन इसके साथ और ये कार्बन इसके साथ। तो अब कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स चेक करो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। सिमिलरली हर कार्बन के पास यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो गए हैं, हर हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो चुके हैं। तो ये है हमारे पास इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। आप चाहो तो हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन है क्रॉस से भी डिनोट कर सकते हो, अदरवाइज सिंपली डॉट से रिप्रेजेंट करके इसको छोड़ सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, फॉर्मूला हमने लिख लिया था। अब बढ़ते हैं आगे आ गया है स्ट्रक्चर ड्रॉ करने वाले क्वेश्चन। तो देखते हैं, ड्रॉ द स्ट्रक्चर्स फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड। सबसे पहले है इथेनोइक एसिड। देखो इथेनोइक एसिड का फॉर्मूला सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, क्या होता है, CH3COOH। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर अगर ड्रॉ करना है तो हम कैसे करेंगे, सबसे पहले 2 कार्बन हमारे पास आएंगे। इथेनोइक एसिड अगर ये है तो कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो हमें पता है डबल बॉन्ड O एंड OH ये आएगा। फिर यहाँ पे तो बॉन्ड कंप्लीटेड है, कोई हाइड्रोजन ऐड करने की जरूरत नहीं है, 4 बॉन्ड्स यहाँ पे कंप्लीटेड हैं। इस कार्बन के पास एक ही बॉन्ड है, तो यहाँ पे 3 क्या आ जाएंगे, हाइड्रोजन आ जाएंगे। तो ये हो गया इसका स्ट्रक्चर। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है ब्रोमोपेंटेन। तो ब्रोमोपेंटेन का क्या मतलब है, पहले तो हम पेंटेन बनाएंगे, तो 1 2 3 4 एंड 5। तो यहाँ पे 5 हमने क्या बना दिए, कार्बन एटम्स। ब्रोमो का मतलब है कि यहाँ पे एक ब्रोमीन आएगा, तो अटैच हो गया। अब बाकी जो बचा है उसमें हमें हाइड्रोजन फिल करने हैं। तो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन आ सकते हैं, हमने लिख दिए। यहाँ पे 2 आ सकते हैं, यहाँ पे अगेन हमारे पास 2 आ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी 2 आ सकते हैं एंड सिमिलरली यहाँ पे भी हमारे पास 2 हाइड्रोजन आ सकते हैं। तो इसका भी हमने स्ट्रक्चर बना दिया है। एक और क्वेश्चन है नीचे, आर स्ट्रक्चरल आइसोमर्स पॉसिबल फॉर ब्रोमोपेंटेन। पेंटेन के लिए हम देख चुके हैं ना, तो सिमिलरली ब्रोमोपेंटेन में कुछ ज्यादा डिफरेंस तो आएगा नहीं। अगर पेंटेन के लिए पॉसिबल है तो हम ब्रोमोपेंटेन के लिए भी बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन के बदले बस ब्रोमीन ही तो आया है ना। तो इसीलिए इसका आंसर क्या होगा, यस द स्ट्रक्चरल आइसोमर्स आर पॉसिबल। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है ब्यूटेनोन। देखो ब्यूट किसके लिए आता है, मेथ एथ प्रोप ब्यूट, 4 कार्बन के लिए। तो सबसे पहले 1 2 3 4 4 कार्बन मैंने यहाँ पे बना दिए हैं। ब्यूटेनोन, ओन किसके लिए आता है, देखो कीटोन के लिए। कीटोन का मतलब है किसी भी बीच वाले कार्बन पे, यानी कि या तो ये या तो ये, इन दोनों में से कहीं पे भी आप बना सकते हो। क्या बनाना है आपको, डबल बॉन्ड O बनाना है, तो बना लिया हमने। ठीक है, तो अब देखो, अब नेक्स्ट क्या है हमारे पास, ये CC लिख देते हैं। इस वाले कार्बन के बॉन्ड्स कंप्लीटेड हैं चारों, इसके पास 3 हाइड्रोजन और आएंगे। इसके 2 बॉन्ड्स हैं तो 2 हाइड्रोजन और आ सकते हैं, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन और आ सकते हैं। या तो आप H2H3 करके लिख सकते हो, या फिर जैसे हमने प्रीवियस में करा था, हाइड्रोजन एग्जैक्टली शो करे थे, आप ऐसे भी कर सकते हो, दोनों ही करेक्ट होते हैं। अब यहाँ पे हेक्सेनल बनाना है। हेक्स क्या होता है, मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स, यानी कि कार्बन का नंबर है 6। तो पहले ये बना लेते हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6 हेक्सेनल। Al किसके लिए आता है, हमें पता है एल्डिहाइड के लिए आता है। एल्डिहाइड का मतलब क्या होता है, डबल बॉन्ड O एंड H। हम हमेशा ही ये वाला जो पार्ट है एल्डिहाइड वाला, वो एंड वाले कार्बन पे बनाते हैं, जैसे कि जो हमारा ओन वाला है वो मिडिल वाले कार्बन पे हमेशा बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे बाकी तो बस है, यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड करना, यहाँ पे H2 आ जाएगा, यहाँ पे बीच वाले जितने भी हैं उनमें H2 आ जाएगा, और ये तो पूरा ही यहाँ पे कंप्लीट है। तो ये बन गया है हेक्सेनल का स्ट्रक्चर। तो आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस है, आई होप ये स्क्रीन पे दिख रहा हो। यस, हाउ वुड यू नेम द फॉलोइंग कंपाउंड्स। इनको हम नेम कैसे करने वाले हैं, देखो सबसे पहले आप कार्बन देखो कितने हैं, 2 है यहाँ पे। ठीक है, इसके साथ क्या अटैच्ड है, Br। ये प्रीफिक्स में आता है, सफिक्स में नहीं। प्री का मतलब पहले, तो ये आता है पहले। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले ब्रोमो और मेथ एथ, 2 कार्बन है ना, तो इथेन आ जाएगा, तो ब्रोमो इथेन हो जाएगा इसका नेम। ठीक है, उसके बाद हम इसको देखते हैं HCO।
तो यहाँ पे हमें क्लियरली दिख रहा है ये कौन सा ग्रुप है, एल्डिहाइड वाला ग्रुप है ना, और कार्बन एक ही है। अगर एक कार्बन है तो नाम में क्या आता है, मेथ आता है, ठीक है। तो मीथेन तक मैं लिख देती हूँ, अगर यहाँ पे ई हमने लिखा होता तो वो तो मीथेन हो जाता ना, बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एल वाला ग्रुप है, एल्डिहाइड वाला ग्रुप है, तो इस ई को हम हटा देंगे और ये हो जाएगा मिथेनल। तो इसका नेम क्या होगा, मिथेनल होगा, ठीक है। देन इसको देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे 6 कार्बन है, तो हेक्स तो डेफिनेटली आएगा। और यहाँ पे आपको दिख रहा है ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या आता है, आइन आता है, YNE ये आता है, राइट। तो इसका नेम क्या हो जाएगा, हेक्साइन हो जाएगा, ना कि हेक्सीन और ना ही हेक्सेन। अगर सिंगल बॉन्ड होता तो हेक्सेन होता, डबल बॉन्ड होता तो हेक्सीन होता, यहाँ पे ट्रिपल है इसीलिए इसका नेम क्या है, हेक्साइन है, ठीक है। तो आई होप समझ में आ गया होगा आपको, बहुत ही सिंपल से ये क्वेश्चंस हैं। Why is the conversion of ethanol to ethanoic acid an oxidation reaction? very simple question, हमें पता है। Let's suppose मैं ले लेती हूँ C2H5OH, जो कि क्या होता है हमारे पास एथेनॉल। इसमें हम क्या यूज करते हैं, एल्कलाइन KMN4, या फिर क्या यूज करते हैं, एसिडिफाइड K2Cr2O7। ये दोनों क्या होते हैं, काफी ज्यादा अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स क्या करते हैं, ऑक्सीजन को ऐड करते हैं, तो ऑक्सीजन इसमें ऐड होती है और ये डायरेक्टली किसमें चेंज हो जाता है, CH3COOH, जो कि क्या होता है, एथेनोइक एसिड होता है। तो ये प्रोसेस ऑक्सीडेशन का क्यों है, क्योंकि यहाँ पे हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स का यूज कर रहे हैं। यहाँ पे ऑक्सीजन ऐड हो रही है, जहां पे भी ऑक्सीजन ऐड होती है या फिर हाइड्रोजन रिमूव होती है, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, उस प्रोसेस को हम कहते हैं एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इसीलिए इस प्रोसेस को हम क्या कह रहे हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन कह रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो C2H5OH, यहाँ पे हाइड्रोजन कितने थे, 6 थे और ऑक्सीजन 1 था। यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हो गए हैं, 4 और ऑक्सीजन हो चुके हैं 2। तो ऑक्सीजन का नंबर इंक्रीज हुआ है, हाइड्रोजन का नंबर डिक्रीज हुआ है, दोनों चीजें हुई हैं, ऑक्सीजन ऐड भी हुआ है और हाइड्रोजन रिमूव भी हुई है, इसीलिए इसको हम क्या कह रहे हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है। बहुत ही सिंपल था। देन है a mixture of oxygen and ethane is burned for welding. Can you tell why a mixture of ethane and air is not used? देखो जब भी हम कंबशन करते हैं ना इन जनरल, तो हमें क्या चाहिए होता है, सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन चाहिए होता है फॉर प्रॉपर कंबशन, फॉर कंप्लीट कंबशन। तो यहाँ पे वही रीजन है कि कंप्लीट कंबशन के लिए ही हमको किसकी रिक्वायरमेंट रहती है, हमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन एंड इथाइन, इथाइन और एयर हम इसलिए यूज नहीं करते हैं क्योंकि एयर में क्या है, देखो बहुत सारी और भी गैसेस प्रेजेंट है ऑक्सीजन के अलावा, तो ऑक्सीजन का अमाउंट क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ऑक्सीजन का अमाउंट अगर कम है तो उस केस में कंप्लीट कंबशन नहीं होगा, उस केस में क्या होगा, इनकम्प्लीट कंबशन। तो इनकम्प्लीट कंबशन है तो उतनी ज्यादा हीट नहीं प्रोड्यूस होगी जो कि हमें किसके लिए चाहिए, वेल्डिंग के लिए। तो इसीलिए वेल्डिंग के लिए हम क्या करते हैं, हमेशा इथाइन और ऑक्सीजन को प्रेफर करते हैं फॉर कंप्लीट कंबशन, सो दैट काफी ज्यादा टेम्परेचर प्रोड्यूस हो। जबकि अगर हम इथाइन और एयर को यूज करेंगे तो एयर में ऑक्सीजन का अमाउंट कम हो जाएगा। अगर ऑक्सीजन का अमाउंट ही कम है तो उस केस में क्या होगा, उस केस में इनकम्प्लीट कंबशन होगा और जो हीट हमें रिक्वायर्ड है फॉर वेल्डिंग वो अचीव नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो आई होप दैट इज क्लियर। तो ये क्वेश्चन भी सिंपल था। नेक्स्ट है, हाउ वुड यू डिस्टिंग्विश एक्सपेरिमेंटली बिटवीन एन अल्कोहल एंड अ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यहाँ पे हमें एक टेस्ट बताना है जो कि काफी सिंपल है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का टेस्ट, NaHCO3 टेस्ट आप कर लो, आपको इजीली पता चल जाएगा कि जो दो आपको कंपाउंड्स गिवन है, कौन सा अल्कोहल है एंड कौन सा कार्बोक्सिलिक एसिड है। कैसे हम कर सकते हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड है, हम ले लेते हैं यहाँ पे कौन सा, इथेनोइक एसिड। अगर इसकी रिएक्शन NaHCO3 के साथ होगी तो ये बनाता है CH3COONA, क्योंकि हमें पता है यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट होता है, ये चले जाता है इसके साथ और ये दोनों आपस में क्या बनाते हैं, H2CO3 कार्बोनिक एसिड। और मैंने बताया है कार्बोनिक एसिड बहुत वीक होता है जिसकी वजह से ये किस में टूट जाता है, H2O एंड CO2 में। तो यहाँ पे इसके साथ साथ क्या प्रोड्यूस होगा, H2O प्लस CO2। तो यहाँ पे अगर H2O और CO2 प्रोड्यूस हो रहा है तो उस केस में क्या होगा,
ये जो CO2 है ये लाइम वाटर को मिल्की टर्न कर जाएगा, ठीक है। तो CO2 विल टर्न लाइम वाटर मिल्की। तो आपको पता है ना लाइम वाटर मिल्की कैसे टर्न करता है, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ CaCO3, क्योंकि लाइम वाटर होता है CaOH2, तो इसकी रिएक्शन जैसे ही CO2 के साथ होती है तो क्या बना देता है ये CaCO3, जिसकी वजह से मिल्की अपीयरेंस आती है, ठीक है। तो ये हमारे पास CO2 का टेस्ट होता है। जबकि अगर आप अल्कोहल की रिएक्शन कराओगे किसके साथ, NaHCO3 के साथ, तो कोई भी रिएक्शन नहीं होगी। तो आई होप दिस इज क्लियर। तो ये हमारे पास डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट था। नेक्स्ट है व्हाट आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। वेरी वेरी सिंपल, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स वो होते हैं जो कि ऑक्सीजन को ऐड करते हैं किसी भी दूसरे सब्सटेंस में इन अ पर्टिकुलर रिएक्शन। जैसे कि हमारे पास क्या है, अल्कलाइन KMnO4 है, एसिडिफाइड K2Cr2O7 है, ये सब हमारे पास क्या होते हैं, काफ़ी ज़्यादा अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं। और कोई भी अगर आपके पास रिएक्शन है, जैसे कि हमारे पास क्या है Cu+O2, ठीक है, तो इस CuO बना रहा है, कुछ इस तरीके से रिएक्शन है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो ये खुद में क्या है, इट इज़ अ रिड्यूसिंग एजेंट, और ये क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है। जिसका भी रिडक्शन होता है, दैट सब्सटेंस दैट अंडरगोज रिडक्शन इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि वो खुद का ऑक्सीजन किसी और को दे रहा है, ठीक है। तो अगर नॉर्मल किसी रिएक्शन के फॉर्म में पूछा जाएगा तो आप इजीली आइडेंटिफाई भी कर सकते हो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स को। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स वो सब्सटेंसेस होते हैं जो कि ऑक्सीजन को ऐड करते हैं दूसरे सब्सटेंस में, एंड दे देमसेल्व्स अंडरगो रिडक्शन। तो आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वुड यू बी एबल टू चेक इफ वाटर इज हार्ड बाय यूजिंग अ डिटर्जेंट। नहीं, हम नहीं चेक कर पाएंगे। क्यों नहीं चेक कर पाएंगे, क्योंकि डिटर्जेंट जो है ना, इट वर्क्स वेरी वेल विद बोथ सॉफ्ट एज वेल एज हार्ड वाटर। तो अगर वो दोनों के साथ ही वर्क कर रहा है तो डिस्टिंग्विश कैसे हम कर पाएंगे ना, क्योंकि दोनों के साथ ही सेम चीज बनाएगा, सेम लैदर फॉर्मेशन वहां पे होगी। जबकि अगर हम किसकी बात करें, हम सोप की बात करें, तो सोप से हम क्या कर पाएंगे, इजिली डिस्टिंग्विश कर पाएंगे, हम इजिली चेक कर पाएंगे। कैसे चेक कर पाएंगे, क्योंकि अगर सोप जो है हमारे पास सॉफ्ट वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है तो उस केस में तो लैदर फॉर्मेशन होगी। जबकि अगर सोप जो है हार्ड वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो उस केस में स्कम बनता है, यानी कि प्रेसिपिटेट यहाँ पे बन जाता है और लैदर फॉर्मेशन नहीं हो पाती है, ठीक है। तो ये हमारे पास सिंपल सा आंसर होता है। नेक्स्ट है, पीपल यूज अ वेराइटी ऑफ मेथड्स टू वॉश क्लोथ्स, यूजुअली आफ्टर एडिंग द सोप दे बीट द क्लोथ्स ऑन अ स्टोन और बीट इट विद अ पैडल, स्क्रब इट विद अ ब्रश, और the mixture is agitated in a washing machine. Why is agitation necessary to get clean clothes? देखो आपको पता है कपड़े वपड़े जब भी आप खुद भी धोते होगे तो एक ब्रश होता है, उसका हम जनरली यूज करते हैं। ये वॉशिंग मशीन में एजिटेशन हो रहा होता है, ठीक है। तो ऐसा हम करते क्यों है, और आपने भी देखा होगा जो भी अंकल आंटी होते हैं ना, वो क्या करते हैं, अगर नदी के किनारे कपड़े धो रहे होते हैं तो बिल्कुल कपड़ों को ऐसे मारते हैं ना, जैसे कि पता नहीं क्या ही पनिशमेंट दे रहे होंगे उनको। तो ऐसा क्यों करते हैं, वाई डू वी बीट क्लोथ्स, क्योंकि हमें पता है जैसे ही हम सोप या डिटर्जेंट्स के साथ क्या कर रहे होते हैं, कपड़ों को वॉश कर रहे होते हैं, तो उस केस में क्या होती है, मिसल फॉर्मेशन होती है, ठीक है। अब जैसे ही वो मिसल फॉर्मेशन हुई तो सोप में दो पार्ट्स होते हैं, हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक। तो हमारे पास देखो इस तरीके से होता है ना, ये जो बाहर वाला पोर्शन है ये क्या होता है, हाइड्रोफिलिक, ये पानी के टुवर्ड्स होता है, और ये हाइड्रोफोबिक होता है, तो ये ऑयल या फिर डर्ट के टुवर्ड्स होता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये सोप का इंटरैक्शन इस डर्ट के साथ हो रहा है। तो अगर वो इंटरैक्ट कर रहा है तो हम चाहते तो नहीं है ना कि वो इंटरैक्ट करके वहीं पे बस बैठा रहे, हम उसको निकालना चाहते हैं बाहर। तो वो एजिटेशन क्यों रिक्वायर्ड रहता है, दैट एजिटेशन इज रिक्वायर्ड टू रिमूव दिस डर्ट, ठीक है। अगर ये इससे प्यार करता है, बिकॉज हमें पता है ये हाइड्रोफोबिक है, पानी से डरता है, तो ये किसके टुवर्ड्स रहता है, डर्ट के टुवर्ड्स रहता है। तो ये तो इसके साथ चिपका रह जाएगा, तो हमको इसको रिमूव करना पड़ेगा। इसीलिए हम क्या करते हैं, वी बीट द क्लोथ्स सो दैट जो हमारे पास हाइड्रोफोबिक पार्ट है दैट इज इंटरैक्टिंग विद द डर्ट, तो उस केस में क्या हो, ये डर्ट रिमूव हो जाए, इट कम्स आउट, एंड ये वाटर के अलोंग ही क्या हो जाए, रिमूव हो जाए, बह जाए, ठीक है। क्योंकि बाहर पे क्या है, पानी है ना, क्योंकि ये वाला जो पार्ट है इसका जो कि हाइड्रोफिलिक है वो तो बाहर के टुवर्ड्स है ना, पानी के टुवर्ड्स है, तो उसी के पास आ जाए वो, एंड इट गेट्स रिमूव्ड,
तो ये हमारे पास इसलिए हमें रिक्वायर्ड होता है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। ये लास्ट क्वेश्चन था, बहुत सिंपल से क्वेश्चंस हैं, बस इनको ना आपको अपने वर्ड्स में लिखना है। तो आई होप आपको जितने भी क्वेश्चंस हैं बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय एवरीवन, टेक केयर एंड ऑल द वेरी बेस्ट।